Shear force is basically acting perpendicular to the axis of the material. Now this is a nail on the wall. You're hitting from the top with a hammer. तो एक सेक्शन यहाँ बच जाता है वॉल में, दूसरा सेक्शन राइट साइड में नीचे जा रहा है, तो दिस इज पॉजिटिव शेयर. सेम नेल इज देयर, यू आर हिटिंग फ्रॉम बिलो, तो ये सेक्शन यहाँ रहता है, ये राइट हैंड ऊपर जा रहा है, तो दिस इज नेगेटिव शेयर, ये ऊपर जा रहा है. अब शिप में देखें इसको कैसे लगता है. You are loaded more here, loaded here, less here, loaded more here, loaded less here. So in this hold, or is this tank in a tanker, gravity is more than force of buoyancy, तो positive shear हो रहा है. यहाँ force is more than gravity, तो ये ऊपर जा रहा है, negative shear है. तो यहाँ ये bulkhead पे action कर रहा है shear force. Similarly इस tank में gravity is more than buoyancy, और इसमें buoyancy is more than gravity, तो ये दोनों इधर act कर रहे हैं बल्कहेड. अब जैसे ये वाला है शेयर, ये भी मैंने डायग्राम बनाया था. यहाँ आप नीचे से मार रहे हो तो ये ऊपर जा रहा है, यहाँ ऊपर से मार रहे हो नीचे जा रहा है, तो ये इस तरह वाला सटा हुआ है, ये नीचे जा रहा है, ये पॉजिटिव है, ये राइट हैंड ऊपर जा रहा है, ये नेगेटिव है, जैसे ये बनाया. और भी मैंने बनाया है इसी की डायग्राम. तो एक आपका शेयर है SHEER, विच इज द अपवर्ड कर्वेचर ऑफ द अपर डेक इन द लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन, और ये शेयर है, ये फोर्स है जो परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है एक्सिस पे. ये पॉजिटिव शेयर या नेगेटिव शेयर है. बेंडिंग मोमेंट क्या है वो बता देते हैं, देन वील कम टू द डेफिनेशन. नाउ सपोज ये जहाज लिया है, हमने बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो बेंडिंग मोमेंट हमेशा निकलेगा फ्रॉम आर्क परपेंडिकुलर या फॉरवर्ड परपेंडिकुलर, लेकिन हम नॉर्मली आर्क परपेंडिकुलर से निकालते हैं. तो सपोज ये टैंक है जिसमें वेट लगा है 5 न्यूटन. दूसरा तीसरा टैंक है, यहाँ इसमें 5 न्यूटन, इसे नेक्स्ट ऑल्टरनेट पे 5 न्यूटन नीचे जा रहा है, और इसके नेक्स्ट ऑल्टरनेट में 5 न्यूटन नीचे जा रहा है. इस टैंक 6 न्यूटन ऊपर जा रहा है नेगेटिव, ये 6 न्यूटन ऊपर नेगेटिव, ये 6 न्यूटन नेगेटिव. इस टैंक से सपोज हमने डिस्टेंस लगाया x मीटर्स, तो हमारा जो बेंडिंग मोमेंट आया, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है फोर्स इनटू डिस्टेंस. ये कैलकुलेशन सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, ये यू डोंट हैव टू डू एनी कैलकुलेशन, सिर्फ आपको बेंडिंग मोमेंट्स, व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट, वो समझाने के लिए कर रहा हूँ. मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो आपका फोर्स नीचे जा रहा है यहाँ, और ये डिस्टेंस है. अगर किसी एंगल पे जाता है तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं. तो 5 इंटू NX हो गया आपका, पॉजिटिव नीचे जा रहा है. इसमें आ गया 5 इंटू 3x, तो 15 NX आ गया. इसमें आ गया 5 इंटू 5x NX, तो 25 NX आया. और इसमें आ गया, इसमें एक और आएगा, नीचे जा रहा है, ये हो जाएगा 735, ये 30 लिख दिया, ये गलत है, 35 है. तो टोटल आएगा 80 न्यूटन x, 80 NX आया. तो ये 7 है, मैंने गलती से इसको 6 लिख दिया, ये 7 है. 7 इंटू 5 35, टोटल आ जाता है 80. अब नेगेटिव वाला ऊपर की डायरेक्शन में, तो ऊपर की डायरेक्शन में 6 इंटू 2 12 NX, 6 इंटू 4 24 NX, 6 इंटू 6 36 NX, टोटल ऐड किया 72 NX. अब ये आप बताओ ये हॉग होगा कि सैग होगा, क्योंकि आगे 80 माइनस 82 NX, पॉजिटिव आ रहा है बेंडिंग मोमेंट, तो ये हॉग होगा कि सैग होगा, बताओ भाई. हॉग होगा कि सैग होगा? सैग होगा. सैग होगा, क्योंकि सैग होगा, क्योंकि नीचे के फोर्स ज्यादा है ऊपर के फोर्स से, तो सैग होगा. तो ये अलजेब्रिक सम हो गया, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, अलजेब्रिक सम क्या हुआ, 8 NX आया. तो 8 NX आपको बेंडिंग मोमेंट में निकल आया सैग. आपको कैलकुलेशन करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको समझाया है कि डेफिनेशन क्या है, उसको समझाने के लिए किया. तो शेयर फोर्स क्या है,
is the vertical force at that point. It is at a station. It may be also defined as the total load on either left hand side or right hand side. It is defined as the difference between upward and downward force. जो आपको दिखाया, gravity and shear force लग रहा. So also when two external parallel forces act in opposite direction, they tend to break it. Shearing forces we have measured in tons. तो आपकी सपोज ये एक्सिस है, आपने हैमर मारा तो एक इधर फोर्स जा रही है, एक इधर जा रही है, तो इधर आप शेयर अप हो रहा है, ये एंगल पे हो रहा है, ये एंगल पे हो रहा है, तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस कॉस और साइन से निकाल के परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे. बट आप लोगों को अभी कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, वो फेज 2 की कैलकुलेशन है, अभी आपको सिर्फ समझना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी. तो ये सैग वाली पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है और ये हॉग वाली नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, और ये पॉजिटिव शेयर है. राइट साइड नीचे जा रहा है, राइट साइड ऊपर जा रहा है, तो नेगेटिव शेयर. डाउनवर्ड बेंडिंग इज बेंडिंग मोमेंट, इज पॉजिटिव बेंडिंग. अपवर्ड बेंडिंग इज हॉग, इट इज नेगेटिव बेंडिंग. बेंडिंग मोमेंट इज अमाउंट ऑफ बेंडिंग कॉज्ड बाय शिप्स हल बाय एक्सटर्नल फोर्सेस. कंसिडरिंग अ बीम, तो वो बेंड करेगी. So bending moment measures the tendency of the beam to bend. Its size depends on amount of load as well as where the load is placed. So what is the perpendicular distance from the load? You're multiplying force by distance. So bending moment is Newton meter, weight length unit, Newton meter. So bending moment at any section within the beam is the total moment tending to alter the shape of beam and is equal to algebraic sum of the moments of all loads acting between section and either end of the beam. Here we are taking aft end. So distance हम aft end से ले रहे हैं, हम forward end से भी ले सकते हैं, पर normally aft end से लेते हैं. तो ये आपकी shear force और bending moment ये आपके load indicator में आती रहती है. ये load है, weight load, ये buoyancy load है, ये shear force है, और ये है बेंडिंग मोमेंट. आप लोगों को कोई कैलकुलेशन नहीं करना है इसका, सिर्फ दिखाया कि ये क्या है. So bending moment is the tendency of a beam to bend due to forces acting on it. Magnitude is sum of moment on either side, can be determined for any section along the length of beam. So ये bending moment दिखा रहा है कि कैसे bend कर रही है और आपका perpendicular distance कितना है. ये आपके bending moment है. तो आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखना है और डायग्राम बनाना है और कुछ नहीं करना. तो शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट में कोई क्वेश्चन आप लोगों को? एनी क्वेश्चंस यू हैव? क्योंकि स्टील स्ट्रक्चर फिर हम हल पे शुरू करेंगे डेफिनेशंस. कोई क्वेश्चन नहीं है ना? सर हल वाइब्रेशन एक बार समझा दो प्लीज. हल वाइब्रेशन, ओके. अब हल वाइब्रेशन का मतलब है कि आपका शिप हल कैसे वाइब्रेट करता है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है. तो अगर मशीनरी की वाइब्रेशन और हल की वाइब्रेशन मैच कर जाए तो क्या होगा? रेजोनेंस होगा. तो अगर वो मैच कर गया तो रेजोनेंस हो गया तो क्या होगा? मशीनरी टूट जाएगी. तो आप ट्राई करते हो कि हल वाइब्रेशन मशीनरी वाइब्रेशन को नहीं मैच करे, इसलिए आप क्रिटिकल आरपीएम पे नहीं चलाते. हल वाइब्रेशन होता क्यों है? जब आपका पाउंडिंग होता है तो पूरा शिप जब स्लैम करता है वाइब्रेट करता है, ये तो एक हल वाइब्रेशन हो गया. दूसरा हल वाइब्रेशन मशीनरी वाइब्रेशन से भी हो जाता है. मशीन आपने इंजन चलाया, प्रोपेलर चलाया, उससे आपकी हल वाइब्रेट कर गई. तो ये सारा हल वाइब्रेशन है, और इसको कंपनसेट जो करता है वो आपका वाइब्रेशन पोस्ट है जो लगाया हुआ है. ये एक सेकंड यहाँ दिखाते हैं आपको. ये वाइब्रेशन पोस्ट है. तो जब आपका प्रोपेलर जैसे यहाँ चलेगा तो वाइब्रेशन हल पे आएगा, तो ये जो वाइब्रेशंस है वो यहाँ से हल की तरफ फैल जाएगा. सपोज ये प्रोपेलर का वाइब्रेशन यहाँ है, तो ये आपके स्टर्न फ्रेम में आ गया वाइब्रेशन. अब यहाँ अगर कोई स्ट्रक्चर नहीं है उसको निकालने के लिए, तो क्या होगा? कहीं भी क्रैक हो जाएगा. तो ये वाइब्रेशन पोस्ट क्या है? ये सारी वाइब्रेशन को हल की तरफ भेज देगा. हल खुली जगह है जहाँ वाइब्रेशन फैल जाए. तो ये स्ट्रक्चर है कंपनसेट करने के लिए वाइब्रेशन को. जो वाइब्रेशन आपकी प्रोपेलर की है, जो मशीनरी की है, पंप्स की है, वो सारी फैल सकती है. तो हल वाइब्रेशन जो है वो स्लैमिंग से ज़्यादा होती है, विच इज़ योर पाउंडिंग. उसको आप कुछ नहीं कर सकते. पाउंडिंग होगी तो जो वाइब्रेशन होगी उसको आप रोकने के लिए पाउंडिंग को अवॉइड करो.
उस एरिया में ना जाओ, अपना बैलेंस फुल रखो, तो पाउंडिंग आपकी होगी नहीं, और जब पाउंडिंग नहीं होगी तो हल वाइब्रेशन कम हो जाएगी। क्लियर है? अब क्लियर है? Yes, sir. ओके, चलो फिर अब हम स्ट्रक्चर पे आते हैं, आपके वेरियस स्ट्रक्चर्स नाउ, क्योंकि शिप कंस्ट्रक्शन ये तो स्ट्रेसेस हो गई, और अभी आपका शुरू करते हैं आपके वेरियस स्ट्रक्चर्स दिखा देंगे, तो उसके बाद ही आपको समझ आना शुरू होगा कि व्हाट पार्ट इज कमिंग व्हेन। नाउ दिस इज योर बिल्ज की योर कील प्लेट, ये 4 टू आप जा रही है, एंड दिस इज ऑफ इक्वल थिकनेस फॉरवर्ड एंड अप। बॉटम प्लेटिंग आ गई है शिप की, ये कील प्लेट के ऊपर लगती है। Bilge plating आई है, this is the bilge plating at the turn of the bilge. The side plating also known as hull plating. Now the thing which is coming is the floor which is coming. ये DB tank के अंदर रहता है। Your watertight floor is separating between two DB tanks in 4.5 direction. जैसे आपका DB tank 1 port है, second DB tank aft of it is 2 port. तो उनके बीच में अथॉर्टशिप में इस टाइप का वाटर टाइट फ्लोर आएगा। अब इसके ये जो आया इसको कहते हैं सॉलिड प्लेट फ्लोर। एक टैंक में इस एंड में वाटर टाइट फ्लोर होगा, दूसरे एंड में वाटर टाइट फ्लोर होगा, बीच में सॉलिड प्लेट फ्लोर होंगे। सॉलिड प्लेट फ्लोर में ये वाले मैन होल्स हैं, सो दैट वी कैन एंटर विद SCBA इन द वेरियस सेक्शंस। ये छोटा रीजन इसको हम लाइटनिंग होल कहते हैं, टू रिड्यूस योर लाइट शिप वेट ऑफ द शिप। कट होता है छोटा, ये बड़ा है मैन होल एलिप्टिकल। अब यहाँ जो इसमें अगर आप देखो, यहाँ कट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सॉलिड प्लेट फ्लोर में कट दिखाई दे रहे हैं। कट इसलिए है क्योंकि इन कट्स के थ्रू लॉन्जिट्यूडनल पास होगा। एक तो बॉटम लॉन्जिट्यूडनल जो शिप्स बॉटम प्लेटिंग के ऊपर लगा है, और ये इनर बॉटम प्लेटिंग पे ये लगेगा, इसके ऊपर टैंक टॉप आएगा। तो ये इनर बॉटम लॉन्च इस स्लॉट से जाएगा। बॉटम लॉन्च विल गो वाया दिस स्लॉट, दिस विल बी अबव योर बॉटम प्लेटिंग एंड दिस विल बी बिलो योर टैंक टॉप। ये आप देख रहे हैं कट दिखाई दे रहा है। नाउ दीज आर योर ब्रैकेट जो यहाँ कनेक्टेड है इससे, और यहाँ से वो फ्रेम से कनेक्टेड होगा। So these are brackets which are connected to solid plate floor, और यहाँ से ब्रैकेट कनेक्टेड होगा फ्रेम से, और ये जो ग्रीन वाले हैं ये ब्रैकेट फ्लोर के ब्रैकेट्स हैं। ये ब्रैकेट फ्लोर के ब्रैकेट जो हैं दे आर जस्ट अ फ्रेमवर्क। ये इस वीडियो में क्लियर नहीं है, इसमें एक ऊपर एक बार जाएगा, नीचे एक बार जाएगा, और इसके बीच में एंगल स्ट्रट होते हैं, वो इस वीडियो में नहीं है, ये मैं अलग से दिखाऊंगा। तो ये दीज विल बी, एक यहाँ ब्रैकेट आएगा उससे कनेक्टेड बार से होंगे, इसमें कोई प्लेट फ्लोर नहीं है, इसको ब्रैकेट फ्लोर कहते हैं। अब ये आपके देख लो बॉटम लॉन्जिट नीचे से जा रही हैं, दिस इज ब्लू वंस पासिंग देयर बिटवीन द स्लॉट्स, और द वी नॉच जो कट लगा है उसको वी नॉच कहते हैं, उसके थ्रू जा रही है। ये मैंने वी नॉच बताया था ड्यूरिंग डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस। ये इनर बॉटम लॉन्जिट्यूडनल्स हैं जो ऊपर के नॉचेस से जा रही हैं, ये देखो ना ऊपर के नॉचेस से जा रही हैं, और ये टैंक टॉप के नीचे आएंगे। अब ये येलो जो जा रही है दीज आर गर्डर्स और इंटरकोस्टल साइड गर्डर, ये भी 4.5 जाती हैं, लेकिन ये लॉन्जिट्यूडनल जितनी बड़ी नहीं होती, दे आर नॉट एज लॉन्ग एज, बट दे आर मच थिकर एंड ऑफ हाइट अप टू योर टैंक टॉप। लॉन्जिट्यूडनल तो छोटी है, रेल लाइन जैसे। तो लॉन्जिट्यूडनल फॉरवर्ड कोलिजन बल्कहेड से आफ्ट कोलिजन बल्कहेड तक कंटिन्यूस जाती हैं, जबकि गर्डर कैन बी कंटिन्यूस और कैनॉट बी, माइट बी कंटिन्यूस और इट माइट नॉट बी कंटिन्यूस, ये कोई गारंटी नहीं है, पर लॉन्जिट्यूडनल हैज टू बी कंटिन्यूस फॉरवर्ड नाउ। अब ये जो डंडी लगी है यहाँ, अभी आई है यहाँ, इनको कहते हैं स्टिफनर। इसको मजबूत करने के लिए द स्टिफनर्स आर कनेक्टेड हियर। ये जो अभी डंडी आई है ये वाली, दीज आर स्टिफनर्स, ये सारे फ्लोर्स में कनेक्टेड है। लेकिन स्टिफनर आपके ब्रैकेट फ्लोर में नहीं लगेगी क्योंकि वो खाली है बीच में, उसमें एंगल स्ट्रट लगेगा। अब यहाँ एक लाइन लगती है, इसको कहते हैं मार्जिन प्लेट। तो मार्जिन प्लेट बेसिकली एक प्लेट लगी हुई है विच इज कनेक्टिंग योर ऑल योर फ्लोर्स अलोंग विद द ब्रैकेट। तो इसमें कोई भी स्ट्रेस आएगा सब जगह फैला देगी, जैसे आपको दिखाया था, यहाँ आपको दिखाया था, उसके बाद जब PPT में दिखाया था आपको, ये जो प्लेट लगी है ये मार्जिन प्लेट है। तो ये वही लाइन है जो ब्रैकेट के साथ कनेक्टेड है। ये वाली जो प्लेट लगी है
वो मार्जिन प्लेट मैं आपको वापस वीडियो में दिखा रहा हूँ। ये वाली लाइन जो लगी है वो वही लाइन है मार्जिन प्लेट। ये मार्जिन प्लेट ये कनेक्टेड है। अब ये जो यहाँ कनेक्ट हुआ है, यहाँ एक सेंटर लाइन गर्डर आएगा नीले रंग का बाद में, उसके साथ ये ब्रैकेट फ्लोर कनेक्ट होगा, विच इज ब्रैकेट ऑफ ब्रैकेट फ्लोर। तो ये इस तरफ का ब्रैकेट और इस तरफ का ब्रैकेट दोनों कनेक्ट हो जाएंगे फ्रेमवर्क से। ब्रैकेट फ्लोर विच इज बेसिकली कनेक्शन ऑफ द ब्रैकेट बाय फ्रेमवर्क। अब ये सेंटर लाइन गर्डर आ गया, तो सेंटर लाइन गर्डर बेसिकली कील के ऊपर लगेगा, और सेंटर लाइन गर्डर बेसिकली टैंकर्स में होगा जिनमें डक कील है, उसमें एक सेंटर लाइन गर्डर के बजाय दो गर्डर होंगी। जैसे बल्क कैरियर में डक कील है, तो डक कील दो गर्डर से बनती है, तो एक सेंटर लाइन गर्डर से दो गर्डर बन जाते हैं एक की जगह, और वो डक कील बनाते हैं। आपको बाद में फिर डक कील बताएंगे। अब ये जो होल बने ये एलिप्टिकल होने चाहिए, राउंडेड क्योंकि एलिप्टिकल इसमें बनाया नहीं है इन योर एनिमेशन, तो ये एलिप्टिकल होंगे, ये राउंडेड नहीं होंगे। अब ये जो कनेक्ट हुए हैं ये फ्रेम्स है। जैसे हमारे रिब्स बनी होती हैं तो हमारी बॉडी की फ्रेमवर्क बनती है, तो उसी तरह ये जहाज की रिब्स है हमारे। जैसे जो लंग को कवर करती हैं और छाती को और हार्ट को कवर करती हैं, ये सब वो रिब्स होती हैं। तो इस तरह से शिप की रिब्स जो हैं वो फ्रेम्स हैं, ये वाली, ये लाल वाली। तो ये ब्रैकेट से नीचे कनेक्टेड होती हैं और ऊपर में दे विल कनेक्ट टू द बीम्स। अब ये जो बीम्स आई हैं ये ट्विन डेक की बीम्स हैं, ये क्योंकि इसमें दो डेक हैं, ये जनरल कार्गो है, ये बल्क कैरियर नहीं है। इसकी हेडिंग रॉन्ग है इन द यूट्यूब। दिस इज जनरल कार्गो मिडशिप सेक्शन, नॉट बल्क कैरियर मिड। तो ये ट्विन डेक है, उसके नीचे अथवर्ड शिप बीम्स लगी हैं, ये स्ट्रक्चर। आपको जो रैकिंग स्ट्रेस में बताया था बीम नी, वो ये बीम नी वाइट वाली यहाँ कनेक्ट हो गई फ्रेम से, और बीम के बीच में रैकिंग स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए बीम नी लगी है। ये वेब फ्रेम आ गया येलो वाला विच इज कनेक्टेड ऑन टॉप, और यहाँ बीम नी कनेक्टेड हो गई है, यहाँ भी बीम नी लगी है। तो ये बीम्स आ गई हैं जो डेक के नीचे कनेक्टेड है, एंड बीम नी साथ में कनेक्टेड है। अब इसके नीचे आएगा डेक, जिसके ऊपर डेक आएगा। तो ये डेक लॉन्जिट्यूडनल है गोइंग 4.5। अब डेक प्लेटिंग आ गई। हाँ मतलब इसको क्या कहते हैं भाई शिप पे, इसको क्या कहते हैं? आप लोग सब शिप से आए हो, इस प्लेट को क्या कहते हैं? प्लेट। प्लेट। आपको किसने बताया बेटा फिश प्लेट? हाँ किसी ने बताया होगा ना फिश प्लेट है। किसने सिखाया था बेटा आपको? अरे बेचारा चीफ ऑफिसर को खुद ही नहीं पता तो क्या बताएगा। बेटा फिश प्लेट नाम की कोई चीज ही नहीं है, इसको शियर स्ट्रेक कहते हैं। SHEER, शियर स्ट्रेक। आपके चीफ ऑफिसर को कुछ मालूम ही नहीं है, इसीलिए तो गड़बड़ होती है, क्योंकि जब वो कैडेट था उसको भी चीफ ऑफिसर नहीं बताया था, गलत बता दिया था, वो भी उसने दिमाग में रख लिया, चाहे हमने कितना भी पढ़ाया हो दिमाग से हटाया नहीं है। मैं थक गया 6 साल में बता के कि भाई वो फिश प्लेट नहीं है। सीनियर मास्टर को भी बताया, वो सब लोग फिश प्लेट लेके बैठे हैं। मछली पकड़ने की कोई प्लेट नहीं है बेटा, ये शियर स्ट्रेक है। SHEER, शियर स्ट्रेक। फिश प्लेट नाम की कोई चीज नहीं है जहाज पे। वो नाम ये क्रू मेंबर्स ने दिया था क्योंकि उसके ऊपर मछली उड़ के आती थी, फ्लाइंग फिश उसके ऊपर से उड़ के आती थी, इसलिए उसका नाम उन्होंने शेयर स्ट्रेक दे दिया, जबकि ये फिश प्लेट दे दिया है, जबकि फिश प्लेट कोई नाम नहीं है शिप कंस्ट्रक्शन में, शेयर स्ट्रेक। ठीक है, अब आप चीफ ऑफिसर बनोगे, ये नहीं कि फिश प्लेट लेके बैठे रहो। आया समझ के नहीं? यस सर। ये फिर वही धारणा लेके बैठे रहोगे कि चीफ ऑफिसर ने बोला है तो वही सही है। गलत चीज आपको सिखा दी, आप लोग सारी जिंदगी वो लेके बैठोगे। SHEER, शेयर स्ट्रेक, नो फिश प्लेट देयर। ये क्या है? ये क्या चीज दबाई? क्या इसको फोमिंग। अब चलो ये तो ठीक बोला है। ये आ गया ट्विन डेक, ये जनरल कार्गो वेसल मिलेगा। ये आपका ट्रांसवर्स बल्कहेड है सर सर। हाँ क्या बोल रहे पता? ट्विन डेक में लॉन्गिट्यूडनल्स नहीं होते? नहीं इसमें नहीं होते, क्योंकि इसमें लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस यहाँ नहीं आएगी। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस यहाँ आएगी और बॉटम में आएगी, ट्विन डेक में नहीं आएगी, इसलिए ट्विन डेक के नीचे नहीं होते। क्योंकि लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है, हॉक्साइड ट्विन डेक पे थोड़ा होगा। सबसे ज्यादा डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस, अभी एक बार बता देता हूँ न्यूट्रल एक्सिस क्या है। बताए हैं तो एक न्यूट्रल एक्सिस भी बता दूं क्या होता है न्यूट्रल एक्सिस।
क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस मैं समझाता हूँ फेज 2 को, लेकिन आपको भी ज़रा समझा दूँ थोड़ा बेसिक्स उसके बारे में। सपोज ये जहाज है एक बीम के जैसे, ठीक है, तो एक लाइन जाती है यहाँ, इमेजिनरी लाइन बीच में, इसको कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस। तो जितना डिस्टेंस ऊपर रहेगा, जितना दूर, उतना ज़्यादा स्ट्रेस। उसी तरह जितना डिस्टेंस नीचे रहेगा उतना ज़्यादा स्ट्रेस। तो ये वाली न्यूट्रल एक्सिस है आपकी। हॉग सैग कहाँ ज़्यादा होगा, या तो यहाँ या यहाँ। जितना ज़्यादा डिस्टेंस आपका डेक का डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ सबसे कम स्ट्रेस होगा। तो ट्विन डेक में स्ट्रेस कम होगा, इसलिए वहाँ लॉन्जिट्यूडनल नहीं है। क्योंकि मैंने लॉन्जिट्यूडनल यहाँ लगा दी, डेक के नीचे कंटिन्यूस जा रही है, तो ये उसको बेंड करने से रुकती है। यहाँ भी मैंने बॉटम में लगा दी, कंटिन्यूस जा रही है, तो इसको बेंड करने से रुकेगी। तो मुझे यहाँ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ स्ट्रेस कम है। आया समझ? ओरल में पूछ लेंगे तो ये बताना। क्लियर है कि नहीं? ये डंडी कंटिन्यूस जा रही है ऊपर और नीचे जा रही है, तो बेंड ही नहीं होगा ना, इसको यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है। न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस का वर्ड मैं डाल दूं, ये न्यूट्रल एक्सिस है, विल हैव मिनिमम हॉग सैग, ठीक है। मैक्सिमम हॉग सैग आएगा यहाँ और यहाँ। मैक्सिमम स्ट्रेसेस डेक एंड बॉटम प्लेटिंग, डेक प्लेटिंग मैक्स हॉग सैग, ठीक। बॉटम प्लेटिंग मैक्स हॉग सैग। क्लियर आ गई? सो न्यूट्रल एक्सिस इमेजिनरी लाइन है, इट इज एन इमेजिनरी एक्सिस। फंडे क्लियर हो रहे हैं कि नहीं बेटा? फंडे क्लियर हो रहे हैं कि नहीं? हैं? क्योंकि अगर क्लियर नहीं होंगे, हाँ, फेज 2 में बहुत मुश्किल आ जाएगी। फिर आप लोग चीफ ऑफिसर बन के फिर यही कैडेट को बताओगे वो शेयर स्ट्रेक नहीं है, वो फिश प्लेट है, गलत चीज बताओगे और बड़े खुश होगे। अब आप गालियां दोगे वो चीफ ऑफिसर को, गलत क्यों बताया हमें, है ना? अब गालियां दोगे उसको, मैं गलत समझा रहा था वो चीफ ऑफिसर, बड़ा बेवकूफ होगा। वो भी गालियां देता होगा अपने चीफ ऑफिसर को। जब वो कैडेट था तो उसने कहा हम अपने कैडेट को भी यही उल्टा ही सिखाएंगे, क्योंकि हमको भी चीफ ऑफिसर ने उल्टा बताया, हम कैडेट को भी उल्टा बताएंगे। तो ये सालों साल चलता रहता बेटा, ये गलती इधर नहीं है, ये कुछ सर्वेयर्स भी ऐसे ही बोलते रहते थे, तो ऐसा है, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। क्योंकि जो धारणा दिमाग में भर जाती है वो फिर सारी जिंदगी चलती है, चाहे कितनी पढ़ाई कर लो। क्योंकि आप लोग जब कैडेट होता है ना, कच्ची मिट्टी हो, और उस टाइम जो आपको सिखाएगा आप वो सारी जिंदगी याद रखोगे, फिर जो पढ़ाएगा उसे कुछ याद नहीं करोगे। बट जो कैडेटशिप में सिखा दिया, इसका मतलब वो आपके लिए तो पत्थर की लकीर होगी कि भाई वो कैडेटशिप में सिखाया वो तो सही बोलेगा। क्लियर हो गया बेटा कि नहीं? तो अभी आगे हम वीडियो देखें इसका, तो उसको समझ आना शुरू हो गया अभी ना। ऐसी पढ़ाई मजा आता है कि नहीं आता है? हाँ, ऐसी पढ़ाई मजा आता है कि नहीं आता है? यस सर। और अब मजा आ रहा है। अब ये क्या चीज है, हरा क्या चीज है? व्हाट इज दिस? हरा हरा क्या है? ये सपोर्ट है इसका। अच्छा, आपने देखा होगा सपोर्ट में कट लगा होता है, वो किसके लिए होता है? ये जो हैच कोमिंग का सपोर्ट है, इसके नीचे कट लगा होता है, देखा है कि नहीं? साइड में कट लगा होता है। चलो यार, आपको डायग्राम बना के समझाना पड़ेगा, ये सब पढ़ाया हुआ है पानी आपको। पीछे चला जाए यार। पानी के लिए फिर शुरू हो गया? पानी के लिए किसने बोला पानी के लिए? अभी आपको एक स्ट्रेस बताया था, वो क्या स्ट्रेस है? चलो आपको बताता हूँ फिर से। ये आपका हैच है, डिस्कंटिन्यूटी घटाने के लिए सर। डिसकंटिन्यूटी, बेटा सही बोला, ये एकदम सही बोला। अब लड़के को समझ आ रही है, वेरी गुड, दिस इज व्हाट आई लाइक। ये आपका हैच हो गया, ठीक है। अब हैच के साइड में, जिनको समझ नहीं आया उनको बता रहे हैं, इसको तो समझ आ गया है। यहाँ एक सपोर्ट लगा है, ठीक है, ये सपोर्ट लगा है, और सपोर्ट के यहाँ एक कट लगा है यहाँ, और एक कट यहाँ भी लगा है, एक कट, ये दो जगह लगा था। उस कट को पता है क्या कहते हैं भाई? पहले तो मैं हैच कोमिंग सपोर्ट लिख देता हूँ। कई बार आप वो ऑयस्टर में से निकलता है, याद है ऑयस्टर क्या होता है पता है? चलो, ऑयस्टर वॉल निकलता है, उसको स्कैलप कहते हैं, तो इसको हम स्कैलप कहते हैं। ये जो होल है ये डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस के लिए स्कैलप से उसको कहते हैं, स्कैलपिंग करते हैं, ताकि स्ट्रेस यहाँ एक्यूमुलेट ना हो। पानी तो है ही, वो पानी ड्रेन कर रहा है उससे, लेकिन मेन पर्पस है वो स्ट्रेस को फैला देने के लिए। अगर यहाँ ज्वाइन किया है, यहाँ क्रैक हो जाएगा, तो उसको हमने थोड़ा कट मार दिया सो दैट स्ट्रेस फैल जाएगा। इसको हम कहते हैं स्कैलप्स,
बेटा किताबों में नहीं है, इसलिए जरा ये कोर्स वोर्स में है नहीं, लेकिन काम आएगा, क्योंकि जब चीफ ऑफिसर बनोगे ना तो ये नहीं आप उसको कैडेट को बोलोगे फाइंड आउट, क्योंकि आपको पता है चीफ ऑफिसर आपको फाइंड आउट तभी बोलता है जब उसको खुद ही नहीं मालूम कि क्या है, इसलिए आपको बोलता है फाइंड आउट। तो ये आपकी हैज कोमिंग है ना, ये जो बना है इसको मैं ऑरेंज कर दूं सपोज, अब क्लियर है? तो ये हैज कोमिंग है, ये हैज कोमिंग सपोर्ट है, तो ये स्कैलप है। यहाँ थोड़े डायग्राम आपको अच्छे लगेंगे तो आपको समझ भी आएगा जल्दी। ये हैज कोमिंग है आपकी, लाइव आपके सामने डायग्राम बनाऊंगा तो आपको और अच्छा लगेगा, है ना। अभी आप लोगों की तबीयत ठीक है कि नहीं? ठीक है सर। अभी हमारे कई लोग मित्र जन फैकल्टी भी बैठी हुई है इसी चक्कर में, तो आप लोग ध्यान रखो अपना, आप लोगों की पढ़ाई भी इफेक्ट हो रही है। कई फैकल्टी हैं, कई कोऑर्डिनेटर्स हैं बीमार पड़े हुए हैं, तो सब ठीक हो जाए जल्दी, ठीक है। ये आप अपना नोट करके रखो, क्योंकि किताबों में नहीं मिलेगा स्कैलप क्या है, डायग्राम्स में नहीं मिलेगा ये स्कैलप क्या। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि कई चीज़ें पूछी जाती हैं, ओरल में पूछ लिया स्कैलप क्या, तो फिर आप लोग सिर खुजलाओगे बैठ के। मैंने एग्जाम में ये पेपर में डाल दिया स्कैलप, तो क्या करोगे? मैं भी एमएमडी पेपर बना रहा हूँ, अब उसमें मैं एक वर्ड डाल दिया स्कैलप, तो फिर होगी छुट्टी, वो किताब में मिलने वाला है ही नहीं, है ना। डाल दूँ पेपर में, ऐसे ही आ जाएगा। 5 नंबर का डाल दें ड्रॉ डिस्क्राइब स्कैलप, फिर मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आपके लिए करा रहा हूँ कि अगर मैं डाल भी दूँ आप लोगों के लिए तो हो गया ना, क्या नहीं हुआ? टाइम न्यूट्रल एक्सिस, तो फिर वो छुट्टी हो गई। न्यूट्रल एक्सिस कहाँ से आएगा पता नहीं लगता। तो ये आपका एंड हो गया, वीडियो दी एंड हुआ। दोबारा वीडियो देखना तो बताओ क्या समझना, एक बार और सर एक बार ही और करवा दीजिए। वंस मोर, ठीक है भाई, वंस मोर।